चलिए आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। हम लोग इकोनॉमिक्स में बहुत अच्छा लेसन पे चल रहे थे, जिस लेसन का नाम था विकास। आज हम लोग विकास को फिर आगे समझते हैं। अगले क्लास में विकास पे अंतिम क्लास होगा और फिर इस पे क्वेश्चन का अभ्यास करेंगे। उसके बाद तब हम लोग फिर नेक्स्ट लेसन पे चलेंगे, मुद्रा पे, बैंकिंग पे। वो बहुत बढ़िया लेसन है और उसको हम लोग फिर कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए ये बहुत ही बढ़िया से हम लोग समझें। विकास की बात हम लोग देखे थे, वृद्धि क्या है, विकास क्या है। ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे, मात्रात्मक और गुणात्मक, ये दोनों बात को हम लोग समझे थे। अब इसमें बहुत इंपॉर्टेंट बात आज हम लोग को समझना है, विकास की धारणीयता क्या है। विकास की धारणीयता क्या है। देखो, एक शब्द धीरे-धीरे कई नए शब्द के रूप में विकसित हुआ। आजकल कहीं भी मेंस में भी लिखना है तो बच्चों को इन शब्दों का प्रयोग करना होगा। विकास की धारणीयता में बहुत अच्छा शब्द है सतत विकास। सतत विकास, इंग्लिश में इसको सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। और एक इंक्लूसिव डेवलपमेंट है समावेशी विकास। समावेशी विकास, अब देखो गवर्नमेंट की इच्छा है कि हम अपने राज्य को या देश को विकसित करें। बहुत अच्छी बात है। किसी की भी इच्छा रहती है कि घर में भी हम अपने घर का डेवलपमेंट करें। हर किसी व्यक्ति का ये शौक है कि डेवलपमेंट करें। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या क्या आती है? डेवलपमेंट करने में एक समस्या जो आती है, वो समस्या है कि ऐसा तो नहीं है कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता बाधित हो जाए। भावी पीढ़ी की आवश्यकता बाधित हो जाए। अगर भावी पीढ़ी की आवश्यकता बाधित हो जाएगा, तो ऐसे विकास को हम लोग सतत विकास या विकास की धारणीयता नहीं कहेंगे। ये भावी पीढ़ी की आवश्यकता क्या है? देखो, विकास कई संदर्भ में बहुत अलग है। आप ही बताओ, आपके सामने ही देखे होंगे कई कंपनी को आपने देखा होगा, जैसे राजदूत। अब राजदूत के जो एमडी होंगे वो तो सोच रहे होंगे कि हम बहुत अच्छा विकास कर रहे हैं, मेरा सेलिंग बहुत अच्छा है। लेकिन एक समय क्या हुआ? गायब हो गए। आज खूब पैसा वाला देश अरब, इराक, ईरान, ये सब में क्या है? तेल खूब है। अब सऊदी अरब वगैरह में जाओगे तो सऊदी अरब में सरकार टैक्स ही नहीं लेती। पब्लिक से कोई टैक्स नहीं, जितना कमाओ सब तुम्हारा। सरकार कहती है हम तेल बेच करके हम भरपेट पैसा कमाए हैं, देश का डेवलपमेंट कर लेंगे, इसके लिए हम पब्लिक से टैक्स नहीं लेते। और आज अभी क्या है, एकदम अमीर देश की श्रेणी में विकास कर रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि विकास कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं। क्योंकि ये अपने पेट्रोल, डीजल, केरोसिन जो भंडारण है, उसको निकाल निकाल के बेच करके ऐश मौज कर रहे हैं। एक समय आएगा भंडारण खत्म होगा। ज्यादा नहीं, आप खुद देखोगे आने वाला 10 साल बाद, ज्यादा नहीं सिर्फ 10 साल बाद, जितने गाड़ी हैं 50% इलेक्ट्रिक हो जाएगा। इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल, इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक सब चीज, पूरा सिस्टम। बिना टैक्स के अमीर कैसे हो गया? तेल बेच के। इन लोग के पास तेल है। जैसे हम लोग के यहाँ पानी है, चापाकल का हैंडल मारे पानी निकला, इन लोग की जमीन के अंदर खाली तेल भरा हुआ है। जहां पंप घसाया तेल है, दूसरे देश में बेचा, तेल का पैसा पानी जैसा है। इसलिए अमीर हो गया ये लोग। लेकिन अब हम लोग को ये समझना है कि 10 साल बाद क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट कर रहा है। 10 साल बाद जिस समय सड़कों पर 50% गाड़ी इलेक्ट्रिक कार हो जाएगी, इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल हो जाएगी, इलेक्ट्रिक साइकिल हो जाएगी, तेल डीजल की उपयोगिता न के बराबर होगी। इन लोग से अब तेल डीजल लोग खरीदना बंद करेंगे। फिर क्या होगा? इनकी आगे की पीढ़ी की आवश्यकता बाधित होगी। और यही सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है कि जब आवश्यकता बाधित होगी तो ऐसा डेवलपमेंट भला किस काम का? किसी काम का नहीं। ये सतत विकास के कंसेप्ट नया आया है। गवर्नमेंट कहीं भी अब विकास की बात करती है तो विकास की धारणीयता की बात करती है कि हमारा ये डेवलपमेंट कितना धारण किया रहेगा, कितने लंबे समय तक चलेगा। तो आप ही देखो ना, हम लोग कैसा डेवलपमेंट कर रहे हैं। धीरे धीरे जल की बात करें तो जमीन के अंदर जो जल है उसको भूमिगत जल कहते हैं। अब आपको खुद ध्यान होगा कि पहले कम ही फीट पे पानी थे। धीरे धीरे इसमें पहले ऊपर मोटर लगाते थे, पानी खींच के फेंकता था। धीरे धीरे इस मोटर के रेंज से बाहर हो गया, अब मोटर ही अंदर डालना पड़ता है। समरसेबुल मोटर। समरसेबुल क्या है? पानी में डूबा रहेगा और पानी फेंकेगा। और समरसेबुल करने से कई किसान का तुम खेत में सुने होंगे कि अब मेरा मोटर नहीं चल रहा है, समरसेबुल बोरिंग कराना हो। लगातार सब लोग समरसेबुल बोरिंग करा करके भूमिगत जल का इतना उपयोग कर रहे हैं कि इधर 20 साल में एवरेज देखा गया तो हम लोग कैसा विकास कर रहे हैं, 4 मीटर लेयर नीचे चला गया। 1 मीटर का मतलब सोच लीजिए 3 फीट है, 12 फीट लेयर भाग गया है 20 साल। अगर इसी तरह से दोहन जारी रखेंगे, हम कहेंगे कि धान का उत्पादन कर रहे हैं, गेहूं का उत्पादन कर रहे हैं, हम बहुत विकास कर रहे हैं और जिस स्तर से इस तरह का हम निकाल रहे हैं, अगले 20 साल में फिर जब नीचे जाएगा तो आने वाला 200 साल में क्या होगा? क्या 40 मीटर लेयर नीचे जाने के बाद क्या कोई किसान इस पानी को निकाल पाएगा? तो आंसर है नहीं, नहीं निकाल पाएगा। भौम जलस्तर इतना नीचे जाएगा कि उसका हम दोहन नहीं कर सकते। फिर यह विकास कैसा विकास? क्या यह विकास सतत विकास है, धारणीयता का विकास है? नहीं। तो सवाल उठता है कि सर तो क्या खेती करना छोड़ दें? क्या धान में पानी देना बंद कर दें? क्या लगातार आप देखोगे बिहार में भी गवर्नमेंट का योजना आया, हर घर नल, नल जो है नल पहुंचा दी, नल का जल। चारों तरफ गाँव-गाँव में बोरिंग हुआ है, सबमर्सिबल बोरिंग हुआ है। लगातार स्विच टिप दिया, पानी गिर रहा है तो गिर रहा है। इससे हर जगह पे भूमिगत जल का इतना दोहन हो रहा है कि भौम जलस्तर भागते चला जाएगा। पहले जो जल 1 बाल्टी में काम चल रहे थे, अब उसके लिए 20 बाल्टी है, काफ़ी बर्बाद हो रहा है, फिर वो 1 बाल्टी का यूज़ कर रहा है। तो अब इसके कारण जो भौम जलस्तर गिरेगा, परिणाम सबको भोगना होगा। मन में सवाल जो आपका आ रहा है कि क्या खेती बंद कर दें? हर घर नल की योजना बंद कर दिया जाए? बिल्कुल नहीं, बंद भी नहीं करना। हमारे यहाँ जो भी संसाधन है, संसाधनों को हम लोग 2 भागों में बाँटते हैं। एक को कहते हैं अनवीकरणीय संसाधन और दूसरा को कहते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय का मतलब है जिसमें नया नहीं कर सकते। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, कोयला, ये सभी अनवीकरणीय संसाधन। इसके दोहन में जितना हम कमी लाएँ, उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये हमारे फिक्स मात्रा में है। अगर इसके बल पर हम विकास कर रहे हैं, तो भावी पीढ़ी की आवश्यकता बाधित होगी। इसको पुनः पूर्ति योग्य नहीं, हम फिर से इसकी पूर्ति नहीं कर सकते। परंतु जो नवीकरणीय संसाधन है, जैसे हम बात कर रहे थे भूमिगत जल का, जैसे हम बात कर रहे हैं वन का, जंगल का, लगातार जंगल हम काटते जा रहे हैं, कोई बात नहीं है, काट सकते हैं। लेकिन जितने स्पीड में काटें, फिर पीछे से लगते जाना चाहिए। अगर आप लगाते जा रहे हो तो दोहन में कहाँ दिक्कत है? फिर कुछ दिनों में तैयार हो जाएगा, फिर काटो, फिर लगाओ, पूरे सक्रिय रूप से प्रयोग करो। जो भूमिगत जल है, यही हमारा सतत विकास का, विकास की धारणीयता का कंसेप्ट है कि अब सतत विकास के लिए हम लोग को भौम जल स्तर या पुनः पूर्ति योग्य संसाधन है। यदि हम चाहें तो वाटर लेवल गाँव का बना रह सकता है और उसको बनाए रख करके अगर हम विकास करते हैं, तो उस विकास को हम लोग सतत विकास के नाम से जानेंगे।
तो आजकल जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात हो रही है, वो बात खास चल रही है नवीकरणीय जो हमारे संसाधन है, उसका सक्रिय उपयोग करें, अनवीकरणीय जो संसाधन है, उसका इस प्रकार से प्रयोग करें कि भावी पीढ़ी की आवश्यकता बाधित न हो। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भूमिगत जल नवीकरणीय है कि अनवीकरणीय? तो आपको ध्यान रखना है ये नवीकरणीय होगा। एक बच्चे पूछ रहे हैं भूमिगत जल कम होगा तो क्या होगा? भूमिगत जल कम होगा तो कुछ नहीं होगा, फिर अंदर से पानी नहीं निकलेगा। जितने किसान हैं सबका बोरिंग फेल हो जाएगा। जितने मकान बनाए हो किसी के यहाँ पानी नहीं जाएगा। फिर पूरे शहर में पानी देने के लिए सरकार जिम्मेवार होगी। सरकार एक हैवी प्लांट बनाएगी, अगर नीचे पानी नहीं होगा तो बस कुछ नहीं करेगी, नदी, पोखर, तालाब, नाली जो पानी उसको मिल रहा है उसी को चैम्बर बना के साफ और साफ करके शहर में सप्लाई। इधर से नाली से भेजोगे और इधर से साफ करके भेज देगा। ये साइक्लिक प्रयोग करेगी और बस यही पानी पियो। थोड़ा बहुत कीटाणु वगैरह रह जाएगा तो ब्लीचिंग पाउडर मार के शुद्ध करेगा। महानगरों में तुम यही देखो, वहां भूमिगत जल कम गया है, अंदर से नहीं निकाल पाते। तो अब ये पूरी समस्या ये चीज, जल आखिर भूमि में ही जाता है, बिल्कुल भूमि में जाता है, लेकिन ये समस्या क्या है, आप कहाँ पे दोहन कर रहे हो, जमीन का लेयर क्या है। अब जैसे आप यहाँ की जमीन का पानी पूरी निकाल रहे हो और यहाँ पे कर रहे हो, वास बन रहा है, बादल बन रहा है, वर्षा इधर हो रही है, आपके यहाँ पेड़ जंगल हटा दिए तो यहाँ का वाटर लेवल ठीक आ रहा है, समुद्र में चला गया और आपके यहाँ का गायब हो गया। वाटर लेवल बनाए रखने के लिए ईश्वर ने क्या किया है, जमीन दिया है, मिट्टी दिया है। हम लोग क्या किए हैं, शहर बना करके पूरे जमीन पर मकान बना ली, छत को ढलैया कर दी, पाइपलाइन से पानी बाहर निकाले, बाहर में भी रिस्क के नीचे जाता तो हम लोग इसको रोड का ढलैया कर दी, रोड के किनारे पक्का नली बना दी, पक्का नली बनाने के बाद इससे भी पूरे बाहर कर दिए। अब बताओ पूरे नाली को हम टाउन से ही बाहर कर दे रहे हैं, वर्षा भी हो रहा है तो सब सीधे इसके माध्यम से बाहर। तो ये पूरा टाउन में ये सिस्टम जब काम करेगा तो टाउन का भौम जलस्तर भाग जाएगा। यही हम कह रहे हैं कि पुनः प्रतियोगी है, ये नहीं करना है। आजकल महानगरों में बन रहा है कि बस हर घर में वर्षा वाला पानी को जमीन के नीचे भेजने का व्यवस्था घर में खुद करो, रोड पर नहीं भेज। और वो नीचे भेजने की व्यवस्था अगर हर घर में होगा तो भौम जलस्तर मेंटेन होगा। ये नहीं होगा, वाटर जमा नहीं करोगे तो ये दिक्कत होगी। और यही आपको समझना है कि हम जो विकास कर रहे हैं वो सतत हो, आगे पीढ़ी को दिक्कत ना हो, लेयर ना भागे, सब चीज सही रहे, तो इसको विकास की धारणीयता के नाम से जानते हैं। दूसरा शब्द एक चल रहा है समावेशी विकास, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। समावेशी का मतलब क्या है, सरकार अगर चाहती है विकास करे, किसका विकास करना चाहिए, किसका विकास सरकार करे, अमीर का, गरीब का, किसका, किस सबका। तो समावेशी का मतलब यही है, वैसा विकास जिसमें समाज के सभी वर्ग का विकास हो, अमीर हो, गरीब हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई जाति हो, सबके विकास की बात होगी। तो इस डेवलपमेंट को हम लोग समावेशी विकास कहते हैं। और आजकल विकास के इन दो बातों को बहुत ज्यादा सरकार के द्वारा फोकस किया जा रहा है और इसीलिए आपको स्पेशली दिया भी गया है। एक दो बात अब हम लोग बहुत ही बढ़िया से समझे। अब हम लोग की जो बातें अब समझना है वो है किसी भी देश या राज्य की तुलना कैसे करें, किसी भी देश या राज्य की तुलना। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट एक उदाहरण भी आपको दिया है, एनसीईआरटी का एग्जांपल भी बहुत अच्छा है, फिगर भी जो दिया है आपको देखने लायक है। आपको कह रहा है कि दो देश है, एक देश ए है और दूसरा देश बी है। इसके अलग अलग 5 राज्य हैं, पहला राज्य, दूसरा राज्य, तीसरा राज्य, चौथा राज्य, पांचवा राज्य। ये यहाँ पे कुल है। पहला राज्य का पूरे इनकम 150 मान लो लाख रुपए, 100 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। इसका हम लोग फिर देखें 500 लाख रुपए, इसका फिर हम लोग देखें, इसका भी मान लो 150 ही कर लें, इसका भी हम लोग देखें 1.5, 3, 5, 3, 8, 1, 9, ये भी 100 है, 1000 लाख रुपए हो गए, 5, 1, 6 और 3, 9, 1, 10 है। दूसरा राज्य जो हम लोग बी देख रहे हैं, दूसरा देश की बात कर रहे हैं, देश है। दूसरा देश बी की बात करें तो इसमें 10 लाख एक राज्य, दूसरा भी 10 लाख, तीसरा 5 लाख, चौथा 15 लाख या चौथा भी 5 लाख और ये जो देख रहे हो 10, 10, 20, 10, 30 है, ये 970 लाख, 1000 एमपी। अब डाटा बाहर आता है जिसको हम राष्ट्रीय आय कहें। अब बताओ देश ए बाहर में विश्व बैंक के पास कहती है कि मेरे देश में कुल आय 1000 लाख रुपया है। देश बी भी कहता है कि मेरे यहाँ कुल आय 1000 लाख रुपया है। आपको कहा जाए दोनों में किस देश में रहना पसंद करो। दोनों देश का लक्षण देखो कितना विषमता है। इसी को कहते हैं आर्थिक विषमता वाला देश। ये सब राज्य कितना गरीब है और ये कितना अमीर है। इनके यहाँ भी है गरीब अमीर लेकिन इतना डिफरेंस नहीं। एनसीईआरटी में बड़ा बढ़िया एक फोटो बनाया। फोटो क्या बनाया है कि जहां अमीरी गरीबी का भेद ज्यादा है वहां पे सीन क्या होता है, तो बड़ा बेजोड़ सीन दिया है। बेजोड़ सीन क्या है, 4 कुर्सी लगा के, ये सब कुर्सी है, 4 कुर्सी लगा करके यहाँ एक आदमी पैर सीधा करके और आराम से सो रहा है कि मजा रहा। हम अमीर है 970 लाख। और वहीं दूसरी ओर 2 कुर्सी लगा है जिसपे 5 आदमी किसी तरह यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, एक तो बेचारा बैठ गया है ऐसे, दूसरा बैठ गया है ऐसे। ये अब देखो ये देश का सिस्टम है। 3 कुर्सी पर 5 आदमी जैसे तैसे बैठा है और यहाँ 4 कुर्सी भिड़ा के एक अकेले पैर सीधा किया हुआ है कि मजा आ रहा है। इसी को हम लोग कहते हैं आर्थिक विषमता। देखो धीरे धीरे इकोनॉमी का कई शब्द सुनो और इस शब्दों को ध्यान दो। आर्थिक विषमता किसी भी देश के लिए बहुत खराब सिस्टम। कितना अच्छा होता जब 4 और 2 6 कुर्सी सट जाता और यहाँ जो है 5 आदमी है, एक ये है 6, एक एक कुर्सी सब बैठता, वो कितना अच्छा होता। और यहाँ एक आदमी खूब मजे में मौज कर रहा है और बाकी कितना दुख में बैठा है 2 कुर्सी पर 5 आदमी। ये कितना कष्टदायी सीन है। और इसी कारण से रहने योग्य देश ए है, बी तो बिल्कुल रहने योग्य नहीं। इसी को दूसरा शब्द कहता है कि विश्व बैंक कहता है कि आपके यहाँ औसत आय क्या है। वर्ल्ड बैंक ये भी कहता है कि आपके यहाँ औसत आय क्या है। हाँ, सरकारी नौकरी और प्राइवेट नौकरी को आर्थिक विषमता नहीं कर सकते। ऐसा नहीं समझना कि प्राइवेट वाले पैसे नहीं देते। प्राइवेट भी कई है, उसको आर्थिक विषमता नहीं कहेंगे, वो लोग भी अच्छे जॉब देते हैं। लेकिन हाँ, अब गाँव में तुम खुद देखो किसी के यहाँ 20 बीघा जमीन और किसी बेचारे को कोई जमीन नहीं, घर में जलवा में रह रहा है, मिट्टी का घर बना के जैसे तैसे रह रहा है। तो वो आर्थिक विषमता का एग्जाम्पल। हम अपने देश में ही देखें कि अडानी, अंबानी और कुछ गिनती के 5-6 अमीर के पास जितनी संपत्ति, उतनी संपत्ति बाकी फिर देश के सभी लोगों के पास। तो वो लोग ऐसे में है, बाकी लोग ऐसे में है, तो आर्थिक विषमता का उदाहरण है। आर्थिक विषमता का मतलब धन का केंद्र कुछ लोगों के पास नहीं, सबके पास लगभग लगभग बराबर होना चाहिए।
और यही चीज हम लोग देखें, विश्व बैंक एक शब्द बोलता है जिसका नाम है औसत आय। औसत आय कैसे निकालते हैं? कुल आय बटे कुल संख्या। अब देखो, कुल आय बटे कुल संख्या को औसत आय कहते हैं। हमने इनका कुल आय लिखा तो 1000 लाख है, कुल संख्या इनके 5 है, तो 5 से भाग लगाए तो 200 लाख। इनका भी कुल आय हमारा 1000 लाख है, कुल संख्या ये भी 5 है, तो 5 से भाग 200 लाख। यानी औसत आय जो निकाले, औसत आय कभी भी आर्थिक विषमता को नहीं बताता है। औसत आय देख के हम लोग नहीं कह सकते कौन ज्यादा है कौन कम है, कहां पता चल रहा है? आप जो कहते हो कि देश की जीडीपी इतनी इतनी है, तो हो सकता है खाली अंबानी अपना ठेका दिया होगा, एक अडानी ठेका दिया, बाकी लोग सब गरीब है। अब बहुत इंपॉर्टेंट, हम लोग औसत आय के बाद एक शब्द सीखेंगे, प्रति व्यक्ति आय। और कैसे प्रति व्यक्ति आय से मालूम चलेगा कौन देश विकसित है, कौन विकसित नहीं है, ये तमाम चीज कल चर्चा करेंगे। कल हम लोग का इलेक्शन कंप्लीट हो जाएगा, परसों इस पर क्वेश्चन का कुछ अभ्यास करेंगे, तो कल हम लोग का इलेक्शन खत्म हो जाएगा। उम्मीद है कि धीरे धीरे इकोनॉमी से आपका इंटरेस्ट बढ़ते चला जाएगा। हम कोशिश यही कर रहे हैं कि आपका सब्जेक्ट से लगाव बढ़े, लगाव एक बार बढ़ते चला जाएगा तो विषय आपका बहुत बढ़िया हो जाएगा। तो आज का क्लास आपका यहीं पर